बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दुआ फातिमा। आज हमारा एमडी के लेक्चर सीरीज़ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। सबसे पहले जो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल के मुतालिक है। ये जो टेबल है इससे बहुत से एमसीक्यूज बन जाते हैं और ज़्यादातर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से यहाँ से ही टेबल आ जाते हैं। ठीक है, विच इज़ अ कंपैरिजन ऑफ द मेमेलियन एंड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है जी। यहाँ पे अब उस टेबल में मैं ये कंपाउंड्स लिखूँगी। ठीक है, ये कंपाउंड्स मैंने लिखे और दूसरी साइड में हम यहाँ पे बात करें। ठीक है जी। कंपाउंड्स के बाद जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसकी बात करेंगे। और दूसरी साइड पे हमारे पास है मेमेलियन सेल्स। अच्छा जी, अब जो कंपाउंड हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है इट इज़ वाटर। ठीक है, वाटर हमारे पास 70% प्रेजेंट होता है। मेमेलियन में भी हमारे पास 70% ही होता है। ठीक है जी। अब वाटर के बाद हमारे पास प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम। प्रोटीन्स हमारे पास 15 और यहाँ पे होती है 18। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये 3 और इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लिपिड्स। लिपिड्स हमारे पास इसमें 2 और इसमें 1 होता है। इसके अलावा डीएनए। डीएनए हमारे पास 1% होता है, इसमें 0.25%। आरएनए हमारे पास जो है ना 6% होता है इसमें, और इसमें 1.1%। ठीक है। अगर उसके अलावा जी ओके जी, तो आरएनए 6 और 1.1% होता है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिक हमारे पास 2 और 2 होते हैं और इनऑर्गेनिक जो होते हैं 1% होता है। अगर आपसे कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड में दोनों आते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 7 होता है एंड यूकैरियोट्स में हमारे पास 1.35 होता है। ये कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द मेमेलियन सेल, ठीक है जी, तो आपने प्रोटीन का ही लिखेंगे विच इज़ ऑर्गेनिक। ठीक है, हालांकि 70% वाटर, लेकिन वाटर एक इनऑर्गेनिक है। ओके जी, तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये इसका टेबल था, ये आपने करना है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लें। ठीक है, और अगर इसको याद करने का इजीली तरीका मैं तो इसी तरह से रखती हूँ कि 15 18 लाइक इसमें बैक्टीरियल में कम होती है और इसमें ज़्यादा होती है, सिर्फ डीएनए में और आरएनए में आके चेंज हो रही है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेम होती है। तो ये ईजी टेबल है, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है वाटर की इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसे बुक की लाइंस इसमें ना स्पेशली उठा ली जाती हैं। ठीक है, तो आपने पीटीबी को भी फॉलो ज़रूर करना है और इसके अलावा ने फेडरल को भी, ये मैं हर वीडियो में तकरीबन कह रही होती हूँ कि आपने इन दोनों को करना है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है जितनी वाटर की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास हम वाटर के बारे में लिखेंगे कि 80% ये प्रेजेंट होता है ब्रेन सेल्स में और ये 20% होता है प्रेजेंट इसमें बोन सेल्स में। ओवरऑल अगर जनरली इसकी परसेंटेज देखें
तो वो होती है 69 टू, ये वेरी करती है डिफरेंट बुक्स में, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 65 टू 89% होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मतलब थोड़ा सा इसमें ना इधर हो जाता है। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेलीफिश की। फेडरल के अकॉर्डिंग जो है ना जेलीफिश, उसमें हमारे पास 99% वाटर होता है जेलीफिश में। ठीक है जी। उसके बाद हम सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक यूनिवर्सल, इसकी प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जो आयनिक जो है ना सब्सटेंसेस है ना, आयनिक सब्सटेंसेस सेपरेट होती हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वाटर में जब वो डिसॉल्व होने लगती हैं। ठीक है, जो पोलर है वो डिसॉल्व कर जाती हैं, इजीली सोल्यूबल होती हैं। पोलर डिसॉल्व करती हैं इजीली, क्योंकि वाटर एक पोलर है, एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो पोलर सब्सटेंसेस कैन इजीली सोल्यूबल इन वाटर। इसके अलावा अगर मैं नॉन आयनिक स्पीशीज जो है ना कंपाउंड्स की बात करूँ, नॉन आयनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास जो है ना डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब में डिसोशिएट मीन्स वो बिखर जाते हैं। इसके अलावा अगर जो हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं में वो एक्वियस मीडिया में होते हैं। मीडियम चाहिए होता है सारे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए। ठीक है जी। बाद हम बात करेंगे वाटर की इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक heat capacity, it is the ability of the water to rise the temperature of 1 gram of water to 1 degree centigrade। ठीक है जी। लाइक अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी है, वाटर है 1 ग्राम, उसकी टेम्परेचर को हमने अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम एग्जांपल ले लें 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है ना, तो इस टेम्परेचर के चेंज को लाने के लिए जितनी ग्राम ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, जितना अमाउंट उसकी रिक्वायर्ड होगी कैलोरीज की, उस अमाउंट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, लाइक क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, इसलिए इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, दूसरों की बनिस्बत, जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनकी बनिस्बत। ठीक है जी। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू है 1। इसके अलावा जो है ना हम बात करें अगर इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी हमारे पास जो इस कैपेसिटी की वजह से ही वाटर की एबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइक इट इज़ अ थर्मल स्टेबलाइजर। ठीक है, थर्मल स्टेबलाइजर है, ये हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। ये सारा हो गया हमारे पास इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है पॉइंट विच इज़ प्रोटेक्शन की। अगर हम बात करें ठीक है, जो वाटर है ना ये असल में अगर हम देखें हमारी आईलिड्स की अगर मैं बात करूं तो आईलिड्स को हम जितना भी मर्जी अपनी आँख को रगड़ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, तो वो हमारी आँख को ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए और ऑब्वियसली नहीं रगड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या कोई भी मसला हो रहा है, हम ज़ोर ज़ोर से अपनी आइज़ को रब कर रहे हैं फिर भी हमारी आइज़ को कोई डैमेज नहीं हो रहा, वो क्या वजह है? इसकी वजह है वाटर। वाटर जो है ना एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पे, इफेक्टिव
लुब्रिकेंट, इफेक्टिव लुब्रिकेंट से मुराद है ये इस तौर पे काम करता है कि अगर इसके अलावा हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द लाइक होता है कि अगर कोई शॉक हो, कोई भी मतलब सडन जो है ना हो, कोई तकलीफ पहुंचे लाइक ऑर्गन्स को, तो उसको जो है ना कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी प्रोटेक्शन हो जाए, तो वाटर एक कुशन के तौर पर ये एक फ्लूइड कुशन बनाता है हमारे जो है ना ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, ताकि किसी शॉक या ट्रॉमा की वजह से ऑर्गन्स को कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन की। इसको मैं इरेज कर लूँ अगर। जी, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? पानी का बखारात बन के उड़ जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे जो है ना हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो वाटर के लिए 574 किलो पर कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, कैलोरी पर केजी रिक्वायर्ड होती है। एक मिनट, 574 कैलोरीज पर केजी वाटर के लिए, ठीक है जी, किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा क्या है कि जी वाटर हमारे पास अपने स्टेट को वेपराइज करने के लिए चेंज कर लेता है लिक्विड से गैस स्टेज में, गैसियस फॉर्म में वाटर चेंज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने ये वैल्यू की बात की है 574 पर केजी की, लेकिन अगर हमें एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो हम कहेंगे 574 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं पर ग्राम ऑफ वाटर एंड किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं पर केजी ऑफ वाटर। ठीक है जी, उसके बाद अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है जी, उसमें से हमारे पास जो है ना वेपराइज हो गया है तकरीबन जो है ना 2 ml जो वाटर है ना वो वेपर बन गया। ठीक है जी, तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम वो इन्वायरमेंट में डिग्री कम होगा और कूल होगी। ठीक है जी, कम होगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी यहाँ पे मैं बात ये कह रही हूँ कि हमारे पास 1 लीटर पानी में से 2 ml जो पानी है वो वेपराइज हो जाता है, उसका वेपर्स बन के वो उड़ गए हैं, तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट में कूल होगी वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की पर कूलिंग होगी। तो इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा वाटर का। ठीक है।